So Jai Hind everyone, this is Mohit Sharma from LK Academy and today I'm back with a video of current affairs of July 28, 2025. Guys, we're gonna cover in this video maximum current affairs जिसके अंदर हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, हर एक चीज़ को हम यहाँ साथ में लेकर चल रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनी ऑफ द एग्ज़ाम, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जस्ट कम टू द पॉइंट कि हम क्या क्या टॉपिक्स आज की वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो देर आर 4 टॉपिक्स इन टुडेज वीडियो एंड द टॉपिक्स आर लाइक दैट: प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, पाइका रेवेलियन, प्लास्टिक इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस और समुद्र प्रक्षेप। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को रिसेंटली कवर किया गया है एंड हमारी गवर्नमेंट का फोकस भी इन टॉपिक्स की तरफ है। देखिए, करंट अफेयर्स में पूछा क्या जाता है एग्जाम्स में? करंट अफेयर्स में वो पूछा जाता है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम पर इम्पैक्ट डाल रहा होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, उस टाइम पर मानसून चल रहा है, तो ठीक है, तो ड्यूरिंग द मानसून के टाइम पर किस तरीके की चीज़ों का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ एल नीनो, समझ आ रहा है? व्हाट इज़ एल नीनो, व्हाट इज़ ला नीना, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। तो किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। रिसेंटली मैंने आपको कल एक चीज़ पढ़ाई थी कि भैया थाईलैंड है और कंबोडिया है, अब इनके बीच में लड़ाई चल रही है प्रेहबिहार टेम्पल को लेकर। आप समझ रहे हैं? तो बेसिकली ये लड़ाई अब की नहीं है, ये लड़ाई बहुत पुरानी है, ये लड़ाई आज की नहीं है, बट इसका इम्पैक्ट आज क्या हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर हमें साइट मिल गई, सपोज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इंडस वैली की एक साइट मिल गई, तो वो करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगी। नाउ जो आपके पेपर होते हैं, जीएस के जितने भी पेपर होते हैं, उन जीएस के पेपरों में कौन कौन से करंट अफेयर किस तरीके से आपके चैप्टरों से कनेक्टेड है, उसका रोल भी बढ़ जाता है। अब जैसे आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, तो आपको पता है कि किसी भी एग्जामिनेशन में प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आना बहुत आम बात है। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में 2 चैप्टर क्लियर हो रहे हैं, यानी कि एक तो प्रेसिडेंट, दूसरा सुप्रीम कोर्ट। तो इन दोनों को हम ध्यान में रखते हुए क्लास की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहरहाल हमारे पास टॉपिक्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है नोटिस टू द सेंटर एंड ऑल द स्टेट्स on a presidential reference filed against the article 143 of the constitution. What is presidential reference? मान लीजिए प्रेसिडेंट महोदय को कोई एड एंड एडवाइस चाहिए, या मान लो कोई ओपिनियन चाहिए, जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी है। अब इस कंफ्यूजन के दौरान पर उनको एड एंड एडवाइस चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट है कुछ पूछने की, तो उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट हैं वो सीधे रीच कर सकती हैं एज पर आर्टिकल 143 से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उनको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस देगा। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज जस्ट नथिंग बट इट्स जस्ट अ ओपिनियन दैट इज आस्क्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट व्हेन शी गॉट और ही गॉट कंफ्यूज्ड इन एनी ऑफ द थिंग। ठीक है, सो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कम्स अंडर द आर्टिकल 143। इट कम्स अंडर आर्टिकल 143 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स ऑल अबाउट प्रेसिडेंट, इट्स ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट। गाइज याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये दोनों के बारे में डिस्कशन किया गया है अभी अभी रिसेंट। नाउ दिस रेफरेंस सीक्स क्लैरिटी ऑन वेदर द कोर्ट कैन डायरेक्टली द प्रेसिडेंट और गवर्नर एक्ट विद इन द फिक्स टाइमलाइन। अब देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एक अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत है, तभी तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी होगी, और वो दिक्कत क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको याद हो, आज से कुछ टाइम पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे जिनका नाम था RN रवि। अब इन्होंने क्या किया था, तमिलनाडु का जो लेजिस्लेचर है उस लेजिस्लेचर ने बिल पास किए थे, और वो बिल पास हो के पेंडिंग बिल जो थे वो 10 बिल पेंडिंग हो गए थे। गवर्नर ने पॉकेट वीटो का यूज़ करते हुए उन बिलों पे साइन ही नहीं किया। लेट मी टेल यू व्हाट इज़ पॉकेट वीटो। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बिल आ गया, मैं जैसे ही उस बिल पे साइन कर दूंगा वो एक्ट बन जाएगा। ये पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास है।
बट अगर मैं उस बिल को इग्नोर कर दूँ और उसके बारे में कुछ डिस्कस ही ना करूँ, ना उसको वापस भेजूँ, ना कुछ डिस्कस करूँ, बस उसको साइड में लगा के रख दिया, तो उस केस में क्या होगा भैया, उस केस में वो जो बिल है पॉकेट वीटो के तहत मेरे पास पड़ा रहेगा और लगभग 6-7 महीने बाद वो लैप्स कर जाएगा। ऐसे करके 10 बिल इन्होंने इकट्ठे कर लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। भाई जो तुम कर रहे हो ना, ये जो तुम कर रहे हो, स्टेट लेजिस्लेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट। अभी तक हमारे संविधान में प्रावधान नहीं था। माइट बी पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऐसा कोई ऑर्डर दे दे जिसकी वजह से ये पॉकेट वीटो ही हट जाए, बट इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। या सपोज भाई पॉकेट वीटो को तो नहीं हटा सकते, तो सपोज क्या कर सकते हैं कि पॉकेट वीटो रहे बट एक टाइमलाइन फिक्स कर दी जाए, उसके अंदर अमेंडमेंट हो जाए। सो इट इज़ रिक्वायर्ड। अब देखिए ये सब हो क्यों रहा है, ये सब हो रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट की वजह से। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए प्रेसिडेंट जो है वो काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो होता है पीएम। तो पीएम महोदय को अगर कोई बिल ही नहीं पास कराना, या फिर गवर्नर, भैया सेम रूल है, सीएम के कहने पे काम करेगा। अगर सीएम को कोई बिल ही नहीं पास कराना, सपोज कराना ही नहीं है, तो फिर क्या होगा उस केस में? अगर बिल ही नहीं पास करना तो क्या करेंगे? तो उस टाइम पर वो पॉकेट वीटो का यूज़ करवाएंगे, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट को ये वाली बात पता है, प्रॉपर तरीके से जानती है। दूसरा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी बेंच में मिनिमम कितने लोग बैठने चाहिए, तो 5 लोग। 5 लोगों की बेंच है इस टाइम पर। वो जो बेंच है उसको लीड कौन कर रहा है? BR गवई। ठीक है, इसकी हियरिंग स्टार्ट होगी मिड अगस्त 2025 से। ठीक है भाई, कोर्ट ने यहाँ पर जुडिशियली इन्फोर्सेबल टाइमलाइंस के बारे में बताया है और बोला है गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को आर्टिकल 200 और 201 के तहत उनको अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी। नो लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 143, बट उससे पहले बात करते हैं आर्टिकल 143(1) के लिए। कई 143 पूछे, इट्स ऑल अबाउट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। चलिए लेट्स कम टू द आर्टिकल 143(1) अलाउज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस इवन इफ नो केस इज पेंडिंग। मान लीजिए कोई केस पेंडिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट प्रेसिडेंट इज स्टिल गेटिंग कन्फ्यूज्ड, तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांग सकता है। आज तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सिर्फ 14 टाइम्स मांगा गया है, याद रखिए। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट जहाँ से हमारा आधे से ज़्यादा संविधान लिया गया है, दैट इज़ व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1984। आपको पता है साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एक वाइट पेपर रिपोर्ट तैयार की थी, याद रखिए, वाइट पेपर रिपोर्ट। और उसी वाइट पेपर रिपोर्ट के आधार पर ही बना था हमारा, क्या बना था? उसी रिपोर्ट के आधार पर बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, और क्या चीज़ है यहाँ पे? ऑल सच केसेस मस्ट बी हियर्ड बाय अ मिनिमम 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आर्टिकल 145(3). मतलब कम से कम 5 जज होने चाहिए, मिनिमम 5 जज होने चाहिए। और ये सब कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 145(3). भाई साहब 3 क्वेश्चन पढ़ लिए मैंने। 143(1) में क्या लिखा है, 145(3) में क्या लिखा है, और आर्टिकल 200 201 में क्या लिखा है। यहाँ से पेपर में इस बार क्वेश्चन फंसने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि यही तो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बन रही है यहाँ पर। अब क्या सुप्रीम कोर्ट को हमेशा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस देना पड़ेगा? भाई सुप्रीम कोर्ट बिजी है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये पॉलिटिकल मैटर है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने फ़ायदे के लिए काम करवा रहा है, सुप्रीम कोर्ट मना कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडेबल नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको केस, इस्माइल और यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1994 का, पूरा पॉलिटिकल मैटर था भाई, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ना 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 ना, अयोध्या रेफरेंस में मांगा गया 1993 में। क्यों दें भाई? जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है, जब ऑनगोइंग सिविल लिटिगेशंस है, तो क्यों दें हम आपको? 82 में डिक्लाइन कर दिया जम्मू कश्मीर माइग्रेंट रिसेटलमेंट के लिए, बोला ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट करते हैं इसके लिए, आप उन लॉज को देखो ना, हम आपको क्यों देंगे? तो ये सब चीज़ें बोलेगी। कोर्ट अवॉइड कर सकता है भाई, कोर्ट अवॉइड कर सकता है। अब क्या बोला गया कि भैया क्या सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग है, जो भी रेफरेंस देगा? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट कर रहा है तो देखिए लॉ तो सब पे बाइंडेबल है, बट अगर लॉ नहीं है, सिर्फ ओपिनियन है,
सिर्फ रेफरेंस पूछा गया है तो वहाँ वो नॉन बाइंडेबल है, प्रेसिडेंट के ऊपर भी नॉन बाइंडेबल है। यही चीज़ आपको समझने वाली है, यही चीज़ यहाँ पे जानने वाली है। इसके अलावा इस पूरे पेपर में यानी कि इस पेज में कोई और चीज़ नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ओवरटर्न द अप्रैल 2025 वर्डिक्ट। मतलब अब मान लीजिए अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि भैया तुम्हें अपना अपना जो भी है तुम्हें यहाँ पर बिल को पास करना पड़ेगा। अब प्रेसिडेंट ने उनसे ओपिनियन और रेफरेंस मांगा। क्या प्रेसिडेंट उन्होंने बोला क्या आप मेरे कहने पर उसको हटा सकते हो, क्या आपने वर्डिक्ट को चेंज कर सकते हो? तो याद रखिए, वंस द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इज गिवन, वो ना तो रिवर्स हो सकता है और ना ही चेंज हो सकता है। और अगर चेंज भी करना है तो उसके लिए बेंच बैठेगा, और जो बेंच होगा जितने भी जजेस पहले बैठे होंगे, सपोज ऑड में बैठेंगे, ऑड नंबर ऑफ जजेस बैठेंगे, तो मान लीजिए 5 जजेस पहले बैठ रहे हैं तो इस बार 7 जजेस का बेंच बैठेगा। अगर पहले 7 बैठ रहे थे तो इस बार 9 का बैठेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं ऑड नंबर ऑफ जजेस की बात क्यों कर रहा हूँ? अगर मान लीजिए 4 जज बैठ गए, 2 एग्री कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब है? समझ आ रहा है? तो ऑड नंबर ऑफ सिस्टम बैठेगा, इसे कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं, कॉलेजियम सिस्टम। आप समझ जाएंगे कुछ टाइम बाद। देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बात करी गई है इस बारे में। अब पहली बात कि ये मैटर क्यों करता है। अभी तक मैंने आपको बताया 14 बार कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पूछे गए, रेफरेंस पूछे गए। फिलहाल विच गो बियॉन्ड द अप्रैल 2025 वर्डिक्ट, इससे अलग है। नाउ यहाँ पर कई बार क्या होता है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, जब जुडिशरी कोई भी काम कर रही है, कोई भी वर्डिक्ट दिया है और एग्जीक्यूटिव है, पढ़ लेते हैं एक बार। इट कुड डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव असेंट। भाई, कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है कायदे में? पार्लियामेंट की। लॉ एग्जिस्ट कर रहा है इस चीज़ पे। अब सुप्रीम कोर्ट को लगा इस कानून से कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे देगी। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक बाउंड्री सेट हो जाती है, एंड साथ में जुडिशरी के बीच में भी। आपको पता है हमारे यहाँ तीनों, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑल आर द पार्ट ऑफ द भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑल आर इंडिपेंडेंट। लेजिस्लेटिव अपना काम करती है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करती है, जुडिशरी अपना काम करती है। इनमें से कोई भी अगर अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है तो अदर 2 बॉडीज उन पर प्रेशर डालती है और उनसे काम को करवाती है। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी जुडिशरी पावर्स हैं, डिस्टिंक्शनरी पावर्स हैं, तो गवर्नर के पास भी है। अब उनका सही तरीके से यूज़ होना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। चलिए, लेट्स कम टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज कॉल्ड उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि आप एक चैप्टर को एनसीईआरटी से हटा दीजिए, है ना। दैट वाज एक्सक्लूजन ऑन द 1817 पाइका रिवेलियन। अब मैं बता दूं क्यों उन्होंने बोला है, एनसीईआरटी ने इसका जवाब दिया है कि हम इसको डालेंगे वॉल्यूम 1 में ना डाल के डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वॉल्यूम 2 में, है ना। बोला है कि इन रिस्पॉन्स द एनसीईआरटी क्लैरिफाइज दैट द एपिसोड विल बी इंक्लूडेड इन वॉल्यूम 2 ऑफ द टेक्स्ट बुक ड्यू फॉर द रिलीज लेटर दिस ईयर। ठीक है, अब हम समझेंगे पाइकाज रिवेलियन था क्या। यार बेहतरीन कहानी है, मेरे को तो सुन के मज़ा आ गया था। जब मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर्ड कर रहा था या जान रहा था तो मज़ा आ गया। देखिए, उड़ीसा की कहानी है, मेरी बात समझिए। पाइका कौन थे? ये लोग थे फार्मर्स, यही लोग थे सोल्जर। अब क्या होता था, पाइका वर अ मिलिट्री पीजेंट क्लास इन उड़ीसा ट्रेडिशनली सर्विंग एज अ फुट सोल्जर अंडर द गजापति। अब गजापति यहाँ के राजा हैं। अब ये राजा क्या करते थे कि जैसे ही युद्ध वुद्ध की जरूरत पड़ी तो ये जितने भी लोग थे ये सब सोल्जर्स की तरह रिएक्ट करते थे, सोल्जर्स बन जाते थे। और युद्ध के बाद इन लोगों को पैसा या सैलरी तो नहीं मिला करती थी, बट इनको ज़मीन मिला करती थी, जो ज़मीन हेरिडेटरी हुआ करती थी। मान लो मेरे पिताजी की कोई ज़मीन है, तो आज मेरे पिताजी की ज़मीन, उस टाइम पर मेरे पिताजी एक पाइका थे, तो अगर मेरे पिताजी की जो ज़मीन है वो आज मुझे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो राजा के राज्य में सब खुश थे, एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ चल रहा था, बेहतरीन था हर तरीके से। ठीक है, मतलब मैं आपको बताऊं, हेरिडेटरी लैंड फ्री था, जिसे हम बोलते हैं निष्कर जागीर। याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द निष्कर जागीर। 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, जहां पता चलेगा हेरिडेटरी रेंट फ्री लैंड भी एक स्टेटमेंट होगा और आपको इसी पर टिक करके आना है। अगला, इसी टाइम पर पाइका जो हैं
वो अपनी अपनी ज़मीनों पर काम किया करते थे और बाद में अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस को भी ध्यान में देख के अपने प्रैक्टिसेस वगैरह किया करते थे। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो है ना बड़े बदतमीज़ थे भाई स्टार्टिंग से, है ना। ब्रिटिशर जो हैं, जितने भी आपके ब्रिटिशर हैं, ये ब्रिटिशर जो है मेरे भाई बहुत बड़े वाले सी हैं, सी फॉर क्लेवर, चालाक हैं। सही बात है ना। देखिए मेरे शब्दों का ना सही उपयोग समझिएगा, ठीक है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। हाउएवर अंडर द ब्रिटिशर कॉलोनियल रूल देयर लैंड राइट वर रिवोक्ड एंड देयर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस डिक्लाइन शार्पली, पेविंग द वे ऑफ रिबेलियन। अब ब्रिटिशर इंडिया में एंटर करते हैं और धीरे धीरे इंडिया की सारी ज़मीनों पर कब्जा करना स्टार्ट करते हैं। ये उड़ीसा वाला हिस्सा उस टाइम में बंगाल के पास आया करता था, आपको पता है। बंगाल उस टाइम का जो बंगाल था उसमें आज के टाइम का बिहार, आज के टाइम का नॉर्थ ईस्ट, आज के टाइम का वेस्ट बंगाल, आज के टाइम का तुम्हारा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाला, ये पूरा हिस्सा सब बंगाल के अंदर आया करता था। तो बंगाल वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविंसेस एंड द मोस्ट रिचेस्ट प्रोविंसेस, और उसी पर नज़र थी अंग्रेजों की ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, फॉल ऑफ खुर्दा 1803 से 1806 के बीच में क्या है फॉल ऑफ खुर्दा। तो एक बंदा था जिसका नाम था कर्नल हारकोर्ट। ये मद्रास से पुरी की तरफ आया और इसका जो मेन रीज़न था वो कटक को कैप्चर्ड करना। अब इसकी जो डील थी, एक डील साइन करने की बात करता है किससे, मुकुंद देवटू से, जो उस जगह पर खुर्दा में राज कर रहा था। क्या करता है कि खुर्दा में बोलता है हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, आप हमको बस खाली हमको सेफ पैसेज दे दो, एक रुकने की सेफ पैसेज दे दो, जगह दे दो, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे और 4 पारागना देंगे। हर पारागना में नंबर ऑफ विलेजेस आते हैं बहुत सारे। भाई मुकुंद देव जो सेकंड थे उन्होंने एग्री कर लिया। अब सोचो, जो यहाँ पीजेंट्स हैं, जो यहाँ पाइकाज हैं, वो रात और दिन मेहनत करके खेती कर रहे हैं, रात और दिन मेहनत करके सारे काम कर रहे हैं, और कोई और बंदा यहाँ पर आके रुकने की बात कर रहा है। अब नाउ द ब्रिटिश, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डील जो थी उसको मानने से मना कर दिया थी और सिर्फ 40,000 रुपये दिए, बाकी सब कुछ डिनाई कर दिया। तो उस टाइम पे एक बंदा हुआ करता था जो कि मिलिट्री कमांडर, जिसका नाम था जय राजगुरु। अब जय राजगुरु ने किंग को एडवाइस दी कि हम एक काम करते हैं, मैं उनको डरा के धमका के आता हूँ, 2000 पाइकास लेके जाता हूँ, मेरी बात मानो, प्रेशर बनाते हैं ब्रिटिशर्स पर, सब पैसा दे देंगे। बट हमारे राजा वाजा इतने उस टाइम पर सुस्त हुआ करते थे ना, स्पेशली ये जो मैं बता रहा हूँ आपको अबाउट मुकुंद देवटू। तो भैया इनके बारे में जो मैं सिचुएशन आपको क्रिएट कर रहा हूँ, अगर आप एक बात बताओ यार, अगर आप इतनी ही एग्रीमेंट बढ़िया होते तो आप जब डील साइन कर रहे हो, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स धोखा दे सकते हैं, नहीं भी पता है तो एज ए किंग आपको पता होना चाहिए, तो आपको ऑलरेडी रेडी होना चाहिए। बट उससे पहले ही ये सारी खबर ब्रिटिशर्स को पता चली, उन्होंने जय राजगुरु को अरेस्ट किया और 1806 में उसको एग्जीक्यूट करवा दिया, मरवा दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या करा बाद में, इन्होंने जो बेसिकली बारनोई फोर्ट था उसको भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, खुर्द पर कब्जा कर लिया और पूरा का पूरा एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया। अगला क्या हुआ, इन्होंने पूरी की पूरी जो भी रॉयल मतलब बेसिकली है ना पैट्रोनेज थी या रेंट फ्री लैंड्स थी, वो सब अपने कंट्रोल में ले ली और मजबूर करा वहाँ के लोगों को, पीजेंट्स को, पाइकास को, कि वो सिल्वर रुपीज़ जो टैक्स सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब आप ये सोच के देखो कितना भयंकर हो गया यार ये। मतलब किसान यहाँ पर अपने लिए काम कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, तो जब ये फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, तो यार मतलब उसको एक तो वहाँ पर अब राजा गए, ठीक है, उनके भाई सब ब्रिटिशर्स राज करने लगे, इनका टैक्स सिस्टम आ गया, सिल्वर कॉइन रुपीज सिस्टम मांग रहे हैं, कितना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए देना। दूसरा, ट्रांसफ़र ऑफ ओडिया लैंड टू द एब्सेंट बंगालीज लैंड लॉर्ड्स, ये बहुत खतरनाक चीज़ हुई। आपको पता है ना जमींदारी सिस्टम वगैरह इन्हीं के टाइम पे बढ़ चढ़ कर चला है। तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं ना, ये सिर्फ लूटने आए थे, इनका एक ही मकसद था, लूटना, ठीक है, और कोई मकसद नहीं था। और दूसरा, सॉल्ट ट्रेड जो हुआ करता था, जहाँ पर अब ब्रिटिशर्स की मोनोपोली जो है वो होना स्टार्ट हो गई, तो ये भी एक बहुत नुकसान था इन 1814, ठीक है। तो इस एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को बंद करने के लिए पाइका रेवेलियन स्टार्ट हुआ 1817 में। अब ये पाइका रेवेलियन करने वाले, उनका नाम था बख्शी साहब। तो बख्शी साहब जो थे, या विंध्याधर साहब बोल लो इन्हें, बख्शी साहब जगबंधु विंध्याधर इनका पूरा नाम था। एक्चुअली ये कमांडर इन चीफ रह चुके हैं, पहले फॉर्मर कमांडर इन चीफ और एक्स ज़मींदार थे। तो भैया ज़मीन तो इनकी भी गई है, गुस्सा तो इनके अंदर भी था। ये क्या कर रहा है, इन्होंने 400 बंदे ऑफ कोंड ट्राइबल्स के लेके चले गए, मार्च किया 1817 में। बट क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इनको बुरी तरीके से हरा दिया, प्रॉपर तरीके से ये हार गए।
है ना भाई साहब। यहाँ इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई कि ब्रिटिशर्स के रिस्पॉन्स में लगभग 8 साल तक ये अंदर बंद के रहे। जगबंधु साहब ने बाद में 1825 में इनको अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरेंडर क्यों किया कि जब नेगोशिएशन टर्म्स हो गए, यानी कि जब ट्रीटी वगैरह आपस में साइन हो गई, सब कुछ हो गया। तो भाई मॉडर्न और पॉलिटिकल लीगेसी की अगर बात करें, आज 2017 में लगभग 200 साल बाद रिवेलियन जो था, ये रिवेलियन ग्रुप जो था, उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिमांड किया कि आप एक काम करिए, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दीजिए। बट मतलब बेसिकली 1857 का जो रिवॉल्ट है फर्स्ट रिवॉल्यूशन माना जाता है, तो डिक्लेयर किया गया कि इसको कर दीजिए। तो सरकार ने इस बात को मना करते हुए बट इनको सम्मान देते हुए बोला कि हम इसे बोल सकते हैं एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग, फर्स्ट एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग बोल सकते हैं, बट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो हम इनको नहीं बोल सकते हैं, याद रखिए। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो पाइका मेमोरियल इन 2019 बेसिकली जो था वो फाउंडेशन थी, दैट इज़ लेड बाय रामनाथ कोविंद साहब। So that was the news, the most important thing. The Paika rebellion of 1817 is a powerful symbol of the Odisha's, ठीक है, martial resistance and regional nationalist. While it may not have achieved the independence, it laid the groundwork for the future revolts and the continues to inspire demand for the historical recognition, regional and the dignity. चलिए गाइस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट द प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। आपको पता है आज से कुछ टाइम पहले जो टैबेको इंडस्ट्रीज़ थी वो अपने आप को एक एडवर्टीजमेंट कर रही थी 15-20 साल पहले, जब शायद आप लोग पैदा हुए होंगे या फिर आपके पैदा होने से जस्ट पहले, उस टाइम की समथिंग। वो एक रिवॉल्यूशन कर रही थी, और रिवॉल्यूशन पता है क्या था कि टैबेको जो है, ठीक है, वो नुकसानदायक नहीं है, वो नुकसानदायक नहीं है। मतलब वो ये ब्लेम कर रहे थे, वो ये क्लेम कर रहे थे टैबेको खाने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी। भाई लाखों R&D सेंटर्स को इन्होंने फंडिंग कर दी, बहुत सारी चीज़ें करी, और एट द एंड क्या हुआ, सरकार ने साबित कर दिया कि भाई ये चीज़ इलीगल है, बेकार है। मतलब इलीगल तो नहीं बोलेंगे बट ये बेकार है यार, शरीर को नुकसान तो कर ही रही है। ये लोग बोलते थे सर हम आपको एक बात बताते हैं, हम टैबेको तो सेल कर रहे हैं, हम उसके 70%, आपको पता है ना जितनी भी ये कंपनीज उनको लगभग अपने 70% से ज़्यादा हिस्से में आप उसकी कमियां बतानी पड़ेंगी। टैबेको खाने से क्या होता है, स्टिल लोग खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, है ना, दारू पी रहे हैं, भाई ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट अदर स्टेट्स। बिहार ड्राई स्टेट है, पर आप बिहार में क्या आपको कुछ नहीं मिलता। गुजरात ड्राई स्टेट है, तो क्या गुजरात में आपको मतलब बोतल नहीं मिलेंगी, मिलती हैं यार, ठीक है। आई एम फ्रॉम नोएडा एक्चुअली, है ना, तो मैं नोएडा में हूँ। नोएडा में तो चलो चीज़ें ठीक है। सो जब मैं बेसिकली गुजरात में आया था, व्हेन आई केम टू गुजरात, तो आई जस्ट आस्क्ड, मैं बरोड़ा के अंदर आया, ठीक है। तो जब मैं बरोड़ा पहुँचा, आई हैव आस्क्ड समबडीज, है ना, कि गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, तो यहाँ तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो वन ऑफ द गर्ल आंसर्ड मी, एक लड़की ने मुझे आंसर दिया, एंड शी वॉज सिटिंग इन ऑटो एक्चुअली, एंड आई वॉज ऑल्सो सिटिंग देयर। यार गुजरात जो स्टेट है ना, यहाँ सब कुछ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं मिलता, बस थोड़ा पैसा देना पड़ता है। सोचो ये बात सरकार को भी पता है, ये बात पुलिस को भी पता है, तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ। ये बात सरकार को भी पता है, ये बात पुलिस को भी पता है, तो जब तक गवर्नमेंट का उस चीज़ में रोल है तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते। टैबेको कंपनी का भी सेम सीन था भैया, वो ब्लेम करती थी, ब्लेमिंग द कंज्यूमर, दैट कि उन्होंने बोला कि कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर रहा है, हम थोड़ी ना खा रहे हैं, हम तो बना रहे हैं, हम तो उसकी बुराई भी बता रहे हैं, हम सब कुछ बता रहे हैं, हम उसके लूफॉल्स बता रहे हैं, स्टिल कंज्यूमर उसे खा रहा है। जब कंज्यूमर उसे खाएगा तो भैया गलती तो कंज्यूमर की है, गलती तो सारी कंज्यूमर की है। नाउ जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो भी ये सेम काम कर रही है। वो क्या बोल रही हैं, वो बोल रही हैं, वो मैनिपुलेट कर रही है एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ को। कैसे मैनिपुलेट कर रही हैं, बोल रही हैं प्लास्टिक जो है ना वो बेसिकली वो रीयूज़ हो सकती हैं, वो रीयूज़ हो सकती हैं। प्लास्टिक पूरी तरीके से जो इन्वामेंटल डिज़ास्टरस नहीं है, वो इन्वामेंटल फ्रेंडली भी है, और इसके लिए ये R&D सेंटर्स को पैसे भी दे रहे हैं। क्यों पैसे दे रहे हैं भैया, पैसे देने का जो मेन मकसद है वो यही है कि ये साबित कर देना कि किस तरीके से, अगर ये चीज़ साबित हो गई कि यहाँ पर R&D सेंटर में सारे फैक्ट साबित हो गए कि भैया प्लास्टिक का ये यूज़ है, तो सोचो कितना फ़ायदा होगा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ को। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट आर्ग्यूज द प्लास्टिक मैन्युफैक्चर सपोर्टेड द फॉसिल फ्यूल लॉबीज यूजिंग टैक्टिक, ठीक है, स्ट्रिंगली एंड सिमिलर टू द वंस यूज्ड बाय द टैबाको इंडस्ट्री, बेसिकली showing doubt, delaying regulations, shifting blame to the consumers, promoting misleading sustainable narratives। अरे प्लास्टिक कंपनीज अपने आप को सस्टेनेबल फ्री बताती है। कोक जो कंपनी है
कोल्ड ड्रिंक्स की जो कंपनी है वो आपको सस्टेनेबल फ्रेंडली बताती है, नुकसान कितना करती है। इनकी प्लास्टिक डिग्रेडेबल है कोई नहीं है। अब ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर यूएन ट्रीटी जो है वहाँ प्लास्टिक पोल्यूशन को एड्रेस किया गया, समझ आया। तो बहुत बड़े लेवल पे इनका, अब जैसे टैबेको इंडस्ट्री का मैंने आपको बताया अपने कंज्यूमर को ब्लेम करती है। अगर भाई स्मोक कर रहा है, इंजीरियस टू हेल्थ, ये तो प्रमोट कर रहे हैं ना सब चीज़, ये तो प्रमोशन में सब कुछ बता रहे हैं ना, ये तो उसमें सब कुछ बताया कि तंबाकू से क्या क्या नुकसान है, सिगरेट से क्या क्या नुकसान है, उसके बाद भी लोग पी रहे हैं। तो वो यहाँ पर किसको यहाँ ब्लेम कर रहे हैं, वो ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पर उस कंज्यूमर को जो उसको कंज्यूम कर रहा है। भैया इन्होंने मिसलीड करने के लिए रिसर्च एंड जो भी डेवलपमेंट सेंटर्स है उनको फंडिंग करी है। तंबाकू कंपनी तो 1980s में की थी, बहुत बड़े लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे उन्होंने हिला कर रख दिया था इस चीज़ को। बट आज कौन कर रहा है, आज उनको प्लास्टिक कंपनीज कर रहे हैं, बोल रहे हैं वी आर ग्रीन वॉशिंग एंड द मिसलेबलिंग, दे आर एक्चुअली मिसलेबलिंग। ग्रीन वॉशिंग का मतलब समझ आ रहा है, ये ना हल्का सा ऐसे करके ना आपको किसी प्रोडक्ट पर ना ऐसे करके यूँ ऐसे ऐसा मार्क अगर किसी पर दिख जाए, इसका मतलब क्या है, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ना, मतलब क्या है, वेजिटेरियन का सिंबल है, मतलब कल को उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो कंपोजिटेबल नहीं है, बट स्टिल दे आर फेल टू डिकम्पोज एंड स्टिल दे आर शोइंग दैट दे आर बायोडिग्रेडेबल। स्पेशली कंट्रीज़ लाइक इंडिया में जहाँ वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है। भाई मेरे देश में ना, मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने फ़ॉरेन से एक प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है, फ़ॉरेन कंपनी का एक प्रोडक्ट यूज़ किया, एक इंडियन प्रोडक्ट यूज़ किया, भाई उस पर एक्सपायर डेट ही नहीं थी। भारत में कुछ भी बिकता है और फॉरेन कंपनी का प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट था। हमारे यहाँ लॉ की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं इस चीज़ को लेकर। आपको पता है भारत में अगर सबसे गंदा हाल किसी चीज़ का है तो पता किसका है, फूड का। खाना नहीं है हमारे यहाँ ढंग का, मैं आपको जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ, हमारे यहाँ खाना नहीं है ढंग का। हमारे यहाँ ना सरकार इस चीज़ पर रोक लगाती है। आप कभी इंडियन रेलवे में चला जाओ, इतना बड़ा इंडियन रेलवे है, आज तक का रिकॉर्ड है इंडियन रेलवे में खाना ढंग का नहीं मिला मुझे। मैंने बचपन से लेके आज तक सफ़र कर लिया, और पड़ोस वाले अगर किसी ढाबे पर चले जाओगे ना, हो सकता है उसका 1000 टाइम बेटर हो खाना इंडियन रेलवे से। क्यों? सरकार पैसा नहीं ले रही। मैं राजधानी में बैठ कर गया, मैंने 2500 रुपये का टिकट लिया, मेरे को खाने के नाम पर सिर्फ वो खाना मिला जो मेरा खाने का मन भी नहीं किया। मतलब देख वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई देख कर उसे, ऐसा खाना था। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, मतलब वाई इट इज़ हैपनिंग दैट, बिकॉज सरकार एक्शन नहीं ले रही है यार। चलो अब तो सरकार ने रेलवे में इतना सुधार किया है कि साफ़ सफाई होने लगी है, चीज़ें क्लियर होने लगी हैं, रेलवे बहुत इम्प्रूव हुई है। गवर्नमेंट ने, सच बता रहा हूँ मैं, रेलवे मतलब यूँ समझिए पोजीशन नंबर 10 से पोजीशन नंबर 80 तक पहुँच चुकी है, इतनी इम्प्रूव हुई है, 80% तक इम्प्रूव हुआ है। बट रेलवे में आज भी 2-3 लूप होल्स है, कोई भी आपके गेट में आके चढ़ जाएगा। देखिए टीसी का स्ट्रिक्ट होना बहुत अभी ज़रूरी है। मेरी बात सुनिए, मैं एक बार सफ़र कर रहा था, जैसे ही मैं आई वॉज सफ़रिंग बेसिकली ट्रैवलिंग फ्रॉम बड़ौदा, ठीक है, मैं बड़ौदा से दिल्ली के लिए सफ़र कर रहा था, और जैसे ही लोकल स्टेशन आए, सुबह मॉर्निंग में लोकल्स आकर ट्रेन में चढ़ गए सारे। अब सोचो आप एसी कोच में अगर लोकल्स आके चढ़ रहे हैं और बैठ रहे हैं, और उस टाइम पर अगर टीसी को ये वाली बात क्यों नहीं पता होगी यार, ट्रेन में मेरी ट्रेन मेरी गाड़ी मुझे नहीं पता होगी, तो उनको वो कुछ नहीं कह रहे। वाई इट इज़ हैपनिंग, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एक्शन रिगार्डिंग दैट। यहाँ गलती सरकार की है, यह चीज़ें सरकार को मैनेज करनी चाहिए, यहाँ सब कुछ सरकार के हिसाब से होना चाहिए, और सरकार यहाँ पर फेल हो रही है। गवर्नमेंट इज़ गेटिंग फिट। रेलवे आज तक प्रॉफिट में नहीं गया। एक बार लालू यादव के टाइम पे, ठीक है, लालू प्रसाद यादव के टाइम पर एक बार रेलवे प्रॉफिट में गया, उसके बाद आज तक कभी नहीं गया। क्यों नहीं गया? बिकॉज रेलवे में आपने इतना कचरा भर रखा है ना, रेलवे में जो चीज़ जेन्युइनली होनी चाहिए वो इतने बड़े लेवल पर कर रखी है जो कि हो ही नहीं रही है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू हैव टू सी। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि कोका कोला क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है सस्टेनेबिलिटी को। बट क्या कोका कोला सच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकता है? भाई साहब 25% जो है रीयूजेबल पैकिंग बाय 2030, ये टारगेट रखा है कोका कोला ने। लिख कर ले लो, पूरा ही नहीं होगा, 5 साल रह गए, नहीं होगा यार, कर ही नहीं सकते यार। आप कैसे करोगे? क्या टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस करोगे? आप क्या टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करोगे जिससे ये सब कुछ हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। शिफ्टिंग एक्सपेंशन टू द ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ क्या है? अब मेरी बात सुनो, जब सबको पता है कि भारत में लोगों को कचरा खाने की आदत है और यहाँ कचरा बिकता है और अच्छे दामों में बिकता है,
तो जितनी भी ग्लोबल नॉर्थ की कंपनीज़ हैं, जितनी भी ग्लोबल नॉर्थ का एक्सपायरी डेट का माल है जो ग्लोबल नॉर्थ में नहीं बिक रहा है, वो सब खा के कहाँ बिकेगा? ग्लोबल साउथ में। अरे एशिया अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो कुछ भी खा रहे हैं ना, तो बर्बाद कौन हो रहा है? हम लोग भाई साहब खाना लेने जाते हैं ना हम लोग, अगर हम कुछ भी परचेज कर, आपको पता है इंडिया इज़ अ बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टी, गेहूँ, पर सबसे गंदा गेहूँ, चाय, दाल हम ही खाते हैं। बढ़िया क्वालिटी की तो एक्सपोर्ट हो जाती है भाई साहब, बढ़िया क्वालिटी की चाय तो एक्सपोर्ट हो जाती है इंडिया से। सो ये कौन करेगा पब्लिक अवेयरनेस? वेस्ट सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है हमारा, सरकार कब इस पर एक्शन लेगी? आप पैसा तो कमा रहे हो उसको एक्सपोर्ट करके, बट देश के लोगों के बारे में कौन सोचेगा? देश के बारे में कौन सोचेगा? हु विल थिंक अबाउट दिस कंट्री, हु विल थिंक अबाउट द पीपल्स? और ये सब हम लोगों को, क्योंकि कल हम लोग जाके उन गद्दियों पे बैठने वाले हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है एक देश के अच्छे नागरिक होने की जगह। मुझे जस्ट एक बात याद आ रही है, एक बार चंद्रगुप्त, मतलब कई लोग बोलते हैं कि हम ऐसा क्यों करें, हम तो सिर्फ नौकरी करने जा रहे हैं, हम क्यों करें? तो मुझे एक बात याद आती है कि एक बार चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है धनानंद की बहन या बेटी से, एंड उस टाइम पर वो कुछ भी काम करते हैं ना तो उसमें वो अनसक्सेसफुल रहते हैं उस काम में। उसके पीछे का रीज़न है लव इज़ अ फीलिंग, जहाँ पर सिर्फ वही वही दिखाई देता और कुछ नहीं दिखाई देता। तो चंद्रगुप्त बड़े असमंजस होके चाणक्य से ये बात बोलते हैं। चाणक्य बोलते हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है। क्यों? बिकॉज मैंने तुमको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया। तो चंद्रगुप्त बोलते हैं मैं क्या करूँ? चाणक्य बोलते हैं छोड़ दो। चंद्रगुप्त बोलते हैं इतनी पीड़ा इस बात के बोलने से मुझे हुई है, इतना दर्द मुझे हो रहा है ये सोचकर ही कि मैं उसे छोड़ दूँगा। इतनी पीड़ा जैसे कि शायद मेरा शरीर मेरी आत्मा से अलग हो गया, ऐसा कुछ। तो चाणक्य बोलते हैं कि अगर उस गद्दी पे बैठने के लिए, उस सिंहासन पे बैठने के लिए, सम्राट बनने के लिए, अगर हर कोई इतनी पीड़ा सह पाए, हर कोई इतना दर्द सह पाए, अगर हर कोई हो पाए, तो क्या हर कोई उस पर नहीं बैठ जाएगा? दैट इज़ द थिंग दैट चाणक्य टेल टू द चंद्रगुप्त, एंड चंद्रगुप्त का सडन रिएक्शन आया कि अगर आपको लाइफ में कल को एसएससी ज्वाइन करना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, अगर सब लोग आपकी तरह हो जाएं, अगर सब लोग आपकी तरह ही मेहनत करें, तो क्या हर कोई इंसान नहीं बैठेगा? यू हैव टू बी डिफरेंट। नरेंद्र मोदी है, सीईओ अनुज चौधरी हैं, बिकॉज इनके काम करने के तरीके औरों से अलग हैं। इन्होंने बदनामी नहीं सही होगी, इन्होंने अपने स्टार्टिंग के टाइम पर ना कितनी बुराइयां सही होंगी, कितनी चीज़ें देखी होंगी, आप एक्सपेक्ट तक नहीं कर सकते। संभल का शेयर कहते हैं सीईओ अनुज चौधरी को, आप वीडियोज़ देखेगा, है ना। सो दिस इज़ वॉट कि हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है एक बहुत बड़े लेवल पर। Now let's talk about Indian plastic policy, the role of informal sector। लगभग 70% जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज मैनेज बाय इनफॉर्मल वर्कर्स। अब तक होती थी, हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये लोग बोलते हैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चर का रिकॉर्ड ही नहीं है, कबाड़ी वाले को दे रहे हो, किसको दे रहे हो, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब नाउ गवर्नमेंट ने लॉन्च करी नमस्ते स्कीम, जहाँ हमारे पास आज 80,000 प्रोफाइल्ड वर्कर्स हैं। हमने बोला कि अब हम इस चीज़ को बढ़ाएंगे और लगभग 45,700 प्लस हमारे पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है जो इस प्लास्टिक को डिगार्ड करेंगे। 26,400 हमारे पास आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाए गए ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। प्लास्टिक की आपको पता है ना हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने अपने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में 2016 में अमेंडमेंट, जो 2016 का था उसमें 2022 में अमेंडमेंट करी, ठीक है। हमने प्लास्टिक वेस्ट जो थे उनकी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान दिया। 11% सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, आज भी हम 89% प्लास्टिक को तो ध्यान ही नहीं दे रहे। सिंगल यूज़ समझ रहे आप, वन टाइम यूजेबल प्लास्टिक, एक बार यूज़ करोगे उसके बाद ध्यान नहीं। सिर्फ इस प्लान में जो बैन हुई है वो 11% बैन हुई है, 89% तो मार्केट में आज भी चल रही है। 50% ऑफ प्रोड्यूसर्स कंप्लाई विद ERP नॉर्म्स। इन्फोर्समेंट वीक है भाई, प्लास्टिक प्रोडक्शन को हमने अनचेक किया अभी भी। दूसरा ग्लोबल ट्रीटी एंड कॉरपोरेशन वगैरह, UN ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशंस, तो इन सबको हमें ध्यान में रखते हुए सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे, सरकार को उसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देन ओनली दिस विल बी एबल टू पॉसिबल कि हम इसको कवर कर पाएँ, ठीक है। तो भैया यही है कि अगर क्लाइमेट इंटीग्रिटी या क्लाइमेट चेंज होते हुए या ग्लोबल वार्मिंग या प्लास्टिक मतलब पॉल्यूशन इज ऑल्सो द इम्पैक्ट गेटिंग इम्पैक्ट ऑन दैट, तो ये सब चीज़ें इसी पे इम्पैक्ट कर रही हैं। नाउ द गवर्नमेंट नीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द करंट अफेयर्स। लास्ट करंट अफेयर ऑफ आज की लास्ट करंट अफेयर जुलाई 2025 में 23 जुलाई को इंडियन कोस्ट गार्ड ने
क्या किया है, एक माइलस्टोन लॉन्च किया, समुद्र प्रचेत। भाई साहब पहली बात तो ये है इंडिजीनियस। वाई एम आई कॉलिंग इट इंडिजीनियस, कि भैया 70% से ज़्यादा ये इसमें भारतीय प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। नाउ सेकेंड एंड फाइनल पोल्यूशन कंट्रोल्ड वेसल है ये, है ना, बिल्ट इंडिजीनियसली बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। नाउ लॉन्च एंड रिफेम इंडियाज कमिटमेंट टू द आत्मनिर्भर भारत को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सोवरेनिटी, आत्मनिर्भर भारत, मेरा भारत, इंडिपेंडेंट भारत, मेरा देश, उसको ये निर्भर कर रहा है। आज भारत इतने बड़े लेवल पर कर रहा है। आपको पता है इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है पॉल्यूशन कंट्रोल, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, डिफेंस शिप बिल्डिंग के लिए भी ये बनाया गया है। अब पर्पस एंड स्ट्रेटजी क्या है? पॉल्यूशन के तरीके, आपको पता है यार ऑयल स्पिल होता है, अभी हमने बहुत सारी कंट्रीज़ पे, अभी हमने केरला हाई कोर्ट ने उस पर स्यू किया था, है ना, आपको पता होगा। रीज़न क्या है कि भैया पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स की यहाँ बात करी जा रही है, और दूसरा क्या है, स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म, है ना, डिज़ाइन फॉर द मैरीटाइम पॉल्यूशन रिस्पॉन्स, इन साथ साथ में डिफेंस के लिए भी काम करेगा। तो जो भी ऑयल स्पिल हो रहा है उसके रेस्पॉन्स में, रिकवर में, इंडिया ने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इसको छोड़ा है, EEZ में। नाउ इनहेंसिंग इंडियाज कैपेबिलिटी फॉर द मैराइन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, साथ साथ में असिस्टेंट करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट वाले केसेस को या किसी भी इमरजेंसी ऑपरेशन को, ठीक है। समुद्र प्रचेत इज इक्विपाइड विद स्टेट ऑफ आर्ट पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिव सिस्टम, बेहतरीन सिस्टम लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। साइड स्वीपिंग आर्म्स कलेक्ट टू ऑयल स्लिपिंग अंडरवे एंड रिडार सिस्टम में डिटेक्ट ऑयल स्लिक को, अगर मान लो कहीं पर ऑयल स्लिक हुआ है तो उसको पूरी तरीके से रिडार सिस्टम के थ्रू उसको डिटेक्ट करेगा और उसको क्लीन करेगा। कैपेबिलिटी टू रिकवर ऑयल अक्रॉस द फुल विस्कोसिटी स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगला क्या है इसमें, अगली क्या बात बोली गई है? अगली बात इसमें बोली गई है कि भैया यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा चीज़ों को, स्टोरेज टैंक रिटेन किए जाएंगे, और दीज फीचर इनेबल क्विक इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू ऑयल स्पिल एंड मैरीटाइम कंटम्पटेशन इवेंट। बेसिकली एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारे डिफेंस प्रोटेक्शन में 72% जो कंटेंट यहाँ पर यूज़ हुआ है वो टोटली भारतीय कंटेंट है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर वर्ड वी आर यूजिंग हियर, ठीक है। इट्स अ बिगेस्ट थिंग इन इटसेल्फ, a leap towards the self-reliance in shipbuilding, and one of the most important thing, what is that? Skill development, job creation, special among MSME, जो भी small level पे जो भी enterprises हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर, है ना, हम सब यहाँ चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है मेरे भाई? सिग्निफिकेंस ये है कि भैया सबसे पहले, है ना, जो भी थ्रेट्स हैं यहाँ पे ऑयल स्पिल को लेकर या मैरीटाइम पॉल्यूशन को लेकर जो बढ़ती जा रही हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये खड़ा है, वहाँ पे, ये हमेशा खड़ा है और ये उस चीज़ को करेगा। इंडिया की वास्ट कोस्ट लाइन आपको पता है 7,500 किलोमीटर की है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो लगभग 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है, तो ये काम वहाँ करेगा, इन्वायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल है नेवल एसेट्स के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड यू नो आई हैव कवर्ड मैक्सिमम करंट अफेयर्स हेयर। बहुत बढ़िया आज की करंट अफेयर्स थी, हमने कवर करी, ठीक है। आई होप आपको बड़ी बढ़िया लगी होंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स यार। आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान में रखते हुए मैं करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर आप ये कंटेंट पे ध्यान दे रहे हो, आप ये करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो, देखिए सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू एट द एंड कि यार आप कोई भी करंट अफेयर की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, उसका बेस्ट टाइम होता है डेली करंट अफेयर्स को विजिट करना। अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, अगर आप डेली करंट अफेयर पे ध्यान दे रहे हो, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपको बाद में रगड़ने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। समझ आ रहा है? एक साथ 6 महीने की पढ़ लेंगे, एक साथ 5 महीने। यार आप लोगों ने देखा है आजकल के जो टॉपर्स हैं वो छोटी मोटी अपनी कुछ भी स्ट्रेटजी दे देंगे, बच्चे मानते हैं उसको। अरे टॉपर इसलिए बना है क्योंकि उसको टीचर ने स्ट्रेटजीज दी थी। टॉपर की स्ट्रेटजी से ज़्यादा टॉपर के टीचर से अगर आप एक बार जाके बात करोगे तो आपको पता चलेगा जेन्युइनली वो टॉपर कैसे बना है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वी हैव टू सी। हम टॉपर के इंटरव्यूज तो देख लेते हैं, लुक एट द इंटरव्यूज ऑफ फेलियर्स, आपको पता चलेगा आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि ये सबको पता है कि क्या करना है, एग्जाम में पढ़ना है, करना है, बट एक्चुअल में क्या नहीं करना है वो किसी को नहीं पता। गो एंड आस्क विद द फेलियर्स, गो एंड आस्क विद द टीचर्स, गो एंड आस्क विद द कलीग्स। तो भैया जब आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में क्या फैक्ट्स हैं, अगर आपको फैक्ट्स पे ध्यान देना है, अगर आपको चीज़ें थिंग्स जो है ना अगर आपको इम्प्रूव करनी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेने के चलना पड़ेगा, टुगेदर लेके चलना पड़ेगा।
और करंट अफेयर को अगर बेस्ट तरीके से इफ़ यू वांट टू कवर करंट अफेयर को बेस्ट तरीके से कवर करने का सबसे बढ़िया तरीका है सबसे बढ़िया वे है, आपको पता है क्या है, कि भैया डेली करंट अफेयर को हम गो थ्रू करें। और जो करंट अफेयर मैं करा रहा हूँ, ये एनडीए हो, सीडीएस हो, या मैं अगर बात कर रहा हूँ एसएससी हो, बैंकिंग हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम उठा लो, यू कैन जस्ट टेक इट आउट एनी ऑफ द एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जहाँ पर हमारी इंडियन करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस है, वहाँ ये करंट अफेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, और वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे, बिकॉज करंट अफेयर सबके लिए सेम है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, मैं आपको ज़्यादा नहीं पकाऊंगा एंड में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।